मैं इसमें जो चंद अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। बाकी जो है एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज आ जाएगी जो आपको कुछ तफसीलात बताएगी। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा आप लोगों का कीमती वक्त बचाऊँ और मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करूँ। इसमें मईशत माली सनत इसमें सिंध काबीना में आज सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन की सेहत के लिए उनकी जो इंश्योरेंस जो सिंध गवर्नमेंट देती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें 6 माह की जो है वो तौसी की गई है। और उसके बाद जो मौजूदा हालात हैं उसमें फ़ाइनेंशियल, उसमें उन सरकारी मुलाजमीन को जो है वो एक मुआवनत होगी उनके सेहत के इलाज के लिए। उसके अलावा सिंध काबीना ने आज मंजूरी दी है खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की। खुसूसी टास्क फोर्स मईशत मालियात सनत की एक अलग टास्क फोर्स होगी, आबी वसाइल के जो इशूज़ हैं हमारे उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स होगी, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अलग टास्क फोर्स होगी, और जो हमारा आजकल AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई है। उन तमाम टास्क फोर्सेस में जो है उसमें जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर बातचीत हो। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों में जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी के या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जो भी एक ये अहम इशूज़ हैं उसमें फिर उनसे जो तजावीज़ हैं वो ली जाएंगी। उसमें सिंध तास मुआहदे और ज़ेरी इलाकों में पानी की दस्तियाबी के मुतालिक जो चैलेंजेस हैं उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। फिर जो सरमायाकारी और मसनूई ज़हानत जो है AI जो है मौसमियाती लचक और आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो टास्क फोर्सेस जो होंगी डिफरेंट वो उसमें अपना किरदार अदा करेंगे और वो सिफारिशें देंगी। उसमें मिनिस्टर साहबान जो हैं उन डिपार्टमेंट्स के वो भी उसको लीड करेंगे, और फिर उसमें चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो भी उनको उनके पूरे फंक्शंस को वो देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ आज सिंध काबीना ने की है, जो एक ऐसी चीज़ जो कि मुआशरे को ख़राब कर रही है, मुआशरे को तबाह कर रही है, वो है ड्रग्स के साथ साथ गुटखा और मेनपुड़ी। उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से हिदायत दी हैं। सूबाई काबीना ने सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडीज़ तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दी है। उसमें गुटखा, मावा और मेनपुड़ी की तैयारी, फ़रोख्त, कब्ज़े और नकल अमल के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कवानीन बनाने की भी मंजूरी दी गई है। और उसमें गुटखा मावा के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब मंशियात से मुतल्लिक़ कानून के तहत मज़ीद मौसर अंदाज में की जा सकेगी। पहले इसको नॉर्मली पुलिस देखती थी गुटखे मावे को, और जो आपके मंशियात हैं जिसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखता था, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही अब ये पाबंद किया गया है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो उसका जो तरमीमी बिल लेके आ रहे हैं उसमें हम इसको गुटखे और जो है मावा वगैरह मेनपुड़ी इनको उसमें शामिल किया गया। इसमें सज़ाएँ बढ़ाई गई हैं, तजवीज़ दी गई है सज़ाओं की बढ़ाने की, और इसमें अब एक सिंध भर में एक बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन होगा, और जो भी लोग जिसके पोजीशन से गुटखा और मावा उसमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एंड यूज़र्स के लिए क्वांटिटी, बेचने वालों के लिए क्वांटिटी, तो जो बेचने वालों के लिए मिकदार है उसमें सख्त सज़ाएँ दी गई हैं ताकि हम इस लानत से अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माउथ कैंसर जो है वो इस वजह से होता है, और उसके लिए वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उनके प्यारे जो है उनसे बिछड़ जाते हैं या वो बेचारे तकलीफ़ में आते हैं। तो इसके लिए सिंध काबीना ने उसको सख्ती से जो है वो उस पर अमल करने के लिए कानून साजी की मंजूरी दी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है वो है गंदम। गंदम को आपको जैसे पता है कि बम्पर क्रॉप्स आई हुई थी सिंध में भी, पंजाब में भी, लेकिन जो है उसमें गंदम की लोगों ने होल्डर्स जो हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग, उन्होंने गंदम को जो है उसकी ज़ख़ीरा अंदाज़ी की हुई है। तो हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। एक तो सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि पास्को से 2,20,665 मेट्रिक टन गंदम जो है वो हुकूमत सिंध ख़रीदेगी।
2,20,665 मेट्रिक टन जो है गंदम खरीदेगी। प्लस में हुकूमत जो है 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो इस बार इंपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट भी उसमें जो है वो अपनी इंपोर्ट करेगी। पंजाब 1 मिलियन टन जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है। KPK भी 1 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है। सिंध हुकूमत 5 लाख टन जो है शुरू में गंदम इंपोर्ट करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इसकी तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। तो उससे अब जिन लोगों के पास भी होल्डर्स के पास गंदम मौजूद है वो उनको अभी सख्त परेशानी इसलिए होगी, एक तो उनके खिलाफ एक्शन भी चल रहा है, एक्शन के ज़रिए जो गंदम उनसे रिकवर की जाएगी वो सरकारी रेट्स पे आगे बेची जाएगी। लेकिन अब जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ पैसा कमाने के लिए की थी उनके लिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब जब गवर्नमेंट फास्को से ख़रीद रही है या गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट कर रही है गंदम जो फेडरल गवर्नमेंट करे उसमें सिंध गवर्नमेंट भी अपना ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो उन लोगों ने जो होल्डर्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने होर्डिंग के नीयत से की थी तो उनको ये भले नुकसान होना चाहिए। हम चाहते ये हैं कि ज़राअत के शोबा जो है, जो किसान है और जो ग्रोअर है उसको नुकसान ना हो, लेकिन ये होल्डर्स ने जो है अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है जिसकी वजह से वो इस तरह की चीज़ें वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ी तशवीशनाक ये भी है कि कानून में सख्ती से मना है कि आप गंदम को की तरसील को एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं रोक सकते, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स पे जो है वो गंदम की तरसील को रोका हुआ है। हमेशा सिंध जब भी जितनी गंदम पैदावार करता था हमेशा पंजाब से ख़रीदता था गंदम, लेकिन पंजाब ने इस बार जो है वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर सील किए हैं, जिसके हम समझते हैं कि हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिंध काबीना ने जो है वो RBUT अस्पताल शिकारपुर को टीचिंग हॉस्पिटल में करार देने की भी मंजूरी दे दी है। उसके अलावा सिंध काबीना ने चीन के सूबे हुनान में मुनक़्क़द होने वाले हुनान इंटरनेशनल सिस्टर सिटीज इकनॉमिक एंड ट्रेड फोरम में सरकारी वफ़द की शिरकत की मंजूरी दे दी है। उसमें सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे शरीक होंगे। सिंध सरकार सरकारी वफ़द जो है वो हुनान इकनॉमिक फोरम 2026 में तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन की फ़रोग़ के लिए शिरकत करेगा। सितंबर में होने जा रहा है। फोरम में सिंध में चीनी कारोबारी इदारों के दरमियान गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B रवाबत मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसमें जो इनके एग्जीबिशंस होंगी तो उसमें सिंध हुकूमत की तरफ से भी नुमाइंदे शरीक होंगे, लेकिन हम यहाँ से बिज़नेस कम्युनिटी के भी एक वक्त को लेकर जाए तो हम चाह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो बिज़नेस के रवाबत हैं वो ज़्यादा मजबूत हों, और ख़ुसूसी तौर पर सूबा सिंध में जो है वो भी हम चाहते हैं कि सूबा सिंध जो है वो उसमें भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिससे वो चाइना के साथ मिलकर कारोबार कर सकें। सिंध काबीना ने इसके अलावा अहम जो है वो कुनरी में मिर्च मंडी मंसूबे की तकमील के लिए 22 एकड़ एराज़ी जो है वो मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि कुनरी में सबसे ज़्यादा जो है मिर्चों की पैदावार होती है और वो एशिया की सबसे बड़े में बड़ी मिर्चों की मंडी और मार्केट जो है कुनरी समझा जाता है, तो उसमें ये ख़ुसूसी तौर पर ये ज़मीन जो है मखसूस की जा रही है। सिंध काबीना ने डमलोटी तार DHA 36 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन मंसूबे की नज़रसानी शुदा लागत 14 अरब 23 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। ये उस पर सरकार खर्च करेगी। ये WT तार DHA वाटर पाइपलाइन मंसूबा जो है ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को दिया जाएगा, जिसमें जो उसको मुकम्मल करेगा, और ये एक G2G ही एग्रीमेंट है, तो इससे जो है हम समझते हैं कि यहाँ के सार्फिन को भी पानी की तहसील जो है वो मुनासिब तौर पर मिल सकेगी। फिर सिंध काबीना ने भारी माल बरादार जो एक और हम बड़ा एक प्रोजेक्ट आज गवर्नमेंट ने मंजूर किया है और उसको हम एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता है कि शहर भर में जो सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज है वो है हैवी ट्रैफिक का, ट्रक्स ट्रॉलर्स जो शहर में आते हैं। इसके लिए सिंध काबीना ने आज एक मंजूरी दी है कि हमारा प्लान ये है कि नॉर्दर्न बाईपास पे हम
एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का सबसे एक मॉडर्न किस्म का ट्रक स्टैंड बनाने जा रहे हैं, जो मिनिमम 400 एकड़ पे मुश्तमिल होगा। उसमें ट्रक्स जितने होंगे उनकी पार्किंग की जगह, फिर उनके लिए जो वेयर हाउसेस वहाँ पर बनाए जाएंगे, फिर वहाँ पे उनके गैस स्टेशंस, वहाँ पे मोटेल्स, रिहाइश की जगह, जो भी सहूलियात होती हैं, बैंक्स जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे KPT और कस्टम्स, उनकी दफातर और इस तरह की चीज़ें हम लोग उस पर बनाने जा रहे हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनाने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, और इसको हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें मंजूरी दी है कि प्राइवेट सेक्टर को उसमें हम इन्वाइट करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर आए, और वो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियत फराम करेगी। ये मैं समझता हूँ इससे कराची का जो सबसे बड़ा में बड़ा इशू है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर का ख़राब होता है, या जो ट्रैफिक पे बहुत बड़ी एक इंटेंसिटी होती है, जो हादसात के जो वाक़यात होते हैं, उसको कंट्रोल करने में एक नहायत ही अहम जो है इसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध काबीना ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए डिफरेंशियल अलाउंस 2026 की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को जो है वो उनकी बुनियादी तनख्वाह में जो है 2% डिफरेंशियल अलाउंस मिलेगा। डिफरेंशियल अलाउंस की इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सिंध काबीना ने तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंशन अलाउंस में 50% मंजूरी का इजाफा कर दिया है। कन्वेंशन अलाउंस के लिए 50% मंजूरी का इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 1 से 4 के कन्वेंशन अलाउंस में 1785 से बढ़ाकर 2678 रुपीज़ माना कर दिया गया। ग्रेड 5 से 10 के कन्वेंस अलाउंस में 1932 से बढ़ाकर 2898 रुपये मुकर्रर किया गया है। ग्रेड 11 से 15 कन्वेंस अलाउंस 2856 से बढ़ाकर 4284 रुपये माहाना कर दिया गया। ग्रेड 16 से उसके ऊपर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपये माहाना कर दिया गया। खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। सिंध काबीना के मंजूर करदा तमाम अलाउंसेस 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। इसके साथ साथ हालिया अभी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी सबको हिदायतें कर दी हैं, और फिर इसके अलावा एक सेपरेट मीटिंग भी करेंगे, जो मानसून पे की जो सूरत हाल है और अर्बन फ्लडिंग के सूरत हाल है, और जो मुल्क में बारिशों की सूरत हाल है, उस पर तमाम महकमों को भी कहा गया है कि वो उसमें अलर्ट हो जाएं, और तमाम महकमे जो है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारे काउंसल्स हैं, उन सबको भी हिदायत दी गई है कि वो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। इस वक्त आपको पता है कि मुल्क में हालिया बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है बारिशों से 20 अफराद जो हैं वो बेचारे अपनी जान से गए। पंजाब में बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई है। 17 अफराद जो है वो पंजाब में जो है वो बारिशों से उनके जो है वो डेथ्स हुई हैं। आज डॉन अखबार में पूरा उसकी रिपोर्ट छपी हुई है। मुझे थोड़ी हैरत ये ज़रूर है कि हमारी नेशनल मीडिया ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अब पता नहीं कि हमारी मीडिया को मना किया गया है कि वो बारिशों की जो तबाही ना दिखाएं वहाँ की हुकूमतों की जानिब से। लेकिन जब मैं एक चीज़ थोड़ी मतलब ये अफसोसदा वाक़या, मैं किसी गवर्नमेंट को उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा कि गवर्नमेंट की बैठ के हम बैशिंग करें या उन पर हम तनकीद करें कि जी बारिशों से इतना नुकसान हो गया। इस वक्त पंजाब जो है उसके जो देही इलाके हैं पंजाब के वो डूबे हुए हैं। पंजाब के शहरी इलाके इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार हैं, लेकिन वो बिल्कुल मीडिया पे एक खामोशी है। चलें अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे जब फिर थोड़ा बहुत अफसोस ये होगा कि जब यही बारिशें जब सिंध का रुख इख्तियार करेंगी तो स्पेशल ट्रांसमिशन बड़े बड़े चैनलों पे जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये उन बड़े बड़े चैनल्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब अगर वहाँ पे भी इस तरह के डिज़ास्टर हैं तो जिस तरीके से वहाँ पे उनको पोर्ट्रे किया जाता है, तो जब फिर सिंध में डिज़ास्टर खुदा न खास्ता अगर होता है तो फिर उसको वही पॉलिसी की जाए। ये ना किया जाए कि जी कि एक सूबे को टारगेट करने के लिए, उस सूबाई गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए बढ़ चढ़ कर ट्रांसमिशन हो रही हों, और वहाँ पे किस मसलहत के तौर पर जो है वो वहाँ पे आप जो है वहाँ पे ब्लैकआउट किया हुआ है, वहाँ पे बारिशों की तबाही से, और वहाँ के बारिशों की तबाही से जो है आप जो है वो जो है उनको बिल्कुल दिखाई नहीं रहे, या किसी लालच में या किसी प्रेशर में। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ें बिल्कुल एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि जी यहाँ पे अगर 1 घंटे पानी आपने जो है वो घंटों घंटों ट्रांसमिशनें करनी है, और वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे वो सारी लाइव लोग दिखा रहे हैं, उसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है। तो ये पॉलिसी जो है ख़ास खुसूसी तौर पर वो चैनल्स जिनकी एफिलिएशन कुछ इस तरह की गवर्नमेंट के साथ है, मैं उनको भी गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी यकसां पॉलिसी को जो है वो अमल किया जाए। दूसरी, इस वक्त मुल्क में इंतखाबात चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात ख़त्म हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी अक्सरियत मिली और पीपल्स पार्टी ने वहाँ हुकूमत बनाई। कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर की इलेक्शन पे मैं फिर कहूँगा कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत कर रही है, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा, वहाँ के वफाकी वज़रा जो है इस वक्त कश्मीर में बैठे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। और वहाँ पे उनके चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो ऐलान करेंगे जी कल से जो है बसेस जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, पंजाब गवर्नमेंट की बसेस कश्मीर में चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात है, आप कहीं पे कोई सहूलत दें, लेकिन जब आप इलेक्शन नहीं थे तब आप इस तरह के ऐलानात क्यों नहीं करते? ये ऐलानात इलेक्शन के वक्त में होना, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? तो कश्मीर में जो लोग इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहे हैं, ये उनके लिए भी सवाल निशान है। फिर मैं कहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत वहाँ पे मौजूद है वो कश्मीर की आवाम को कहती है कि हम आपको जो है इंसाफ दिलाएंगे, हम आपको जो है वो हक दिलवाएंगे। ये वो पार्टियाँ हैं जिन्होंने अपने सूबों में लोगों के वोटों के हक पे डाका डाला हुआ है, और वो जो अपने सूबों में वो लोगों को हक नहीं दे रहे, ये दूसरे सूबों कश्मीर में जाके वो इस तरह के लोगों को दावे कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब वो अपोजिशन में होती हैं, PMLN, तो PMLN अपोजिशन में नारा लगाती है वोट को इज़्ज़त दो, और जब हुकूमत में आती है तो हुकूमत में जो है वो नारे भी भूल जाते हैं और उनकी तरजीहात भी भूल जाते हैं। वो लोग, वो हमेशा उन्होंने जो है अपोजिशन में बैठकर लोगों को और हमारे पाकिस्तान के लिए जिस तरह के उनके बयानात आते हैं वो सबके सामने हैं। फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इक़्तिदार में होती हैं तो उनकी बिल्कुल बातें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो जिस तरीके से धांधली ज़दा तरीके से अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि जी वो कश्मीर में धांधली कर सकेंगे, तो उनको कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं दी जा सकती, और किसी ख्वाब ख्याल में ना रहें। गिलगित के इलेक्शन हुए तो ये फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि हुक्मरान पार्टी को शिकस्त हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा फ़र्स्ट लेडी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने जिस तरीके से गिलगित में कैंपेन की, तो आपने देखा कि हुक्मरान जमात को वहाँ शिकस्त हुई, जो कि एक तारीख़ी मिसाल था। इसी तरीके से कश्मीर में भी आप देख रहे हैं जो जलसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जलसे देख लें, और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जलसे देख लें, मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे जो है वो कॉर्नर मीटिंग लग रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे जो है वहाँ पे लग रहे हैं कि जी वहाँ पे पब्लिक का बहुत बड़ा जोश और बहुत बड़ा जम गफ़ीर अवाम का है। और फिर मुआजना अगर करना है तो मुआजना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मुआजना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस पाकिस्तान को सब कुछ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान को पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, तमाम हुकूक जो कि आवाम को मिलने चाहिए वो आवाम को दिए, और बेशतर जो कारनामे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी कश्मीर कॉज पे थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी चीज़ें की हुई हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, वो जब इक़्तिदार होता है तो वो जय जय कर रहे होते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता तो मुआहदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो है वो फांसियां जो है वो उन्होंने चूम के उन्होंने ली हैं, उनके अदालती कत्ल हुए हैं, उन्होंने अपने जान के नजराने जमहूरियत के लिए दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए हैं, और वो मुआहदे करके उन्होंने जो है
उन्होंने जो है अपने अवाम को भी धोखा दिया है, मुआहदे करके उन्होंने जो है यहाँ के अवाम के जो हुकूक है उनको भी छोड़ के गए हैं, और उनकी हिस्ट्री और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुवाजना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का किसी और जमात से हो ही नहीं सकता। ये वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसकी पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए और जो है अब जाम शहादत नोश की। लेकिन जो उसके मुकाबले में जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो हमेशा मुआहदे करके गए, मुआहदे करके आए, और उनका मुआवजा किसी से भी नहीं किया जा सकता। और फिर बड़ी बात ये मैं कहता हूँ कि ये अगर बात की जाती है कि कहाँ पे काम हुआ है, कहीं पे काम नहीं हुआ है, तो ये मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। आज भी ये सारे मेरे सहाफ़ी बैठे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल में OPD में देखें कितने लोग जो हैं पंजाब से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, कितने लोग बाकी सूबों में यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। पंजाब ही मुझे कोई हॉस्पिटल बता दें जहाँ से वो OPD की रिज़ल्ट ले आएँ, जहाँ पे सिंध के लोग इलाज के लिए वहाँ जाते हों। तो सिंध हुकूमत ने इतनी स्टेट ऑफ जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी वो सेहत को दी, और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाई हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स, और फिर भी मैं कहता हूँ कि फ़ैसला किसने करना है? फ़ैसला अवाम ने करना है। ये जाली मैंडेट के ज़रिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। 2024 के इलेक्शन में भी सिंध के अवाम ने भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा अक्सरियत दी, और पंजाब के अवाम ने क्या किया वो सबको पता है, मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग मैं कहता हूँ कि जो रेंट एग्रीमेंट पे बैठे हुए हैं, किराएदार हैं, जो कि वो किराएदार है जो किराएदार बन के अब मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत और फेडरल में जिस तरह बैठे हैं वो अगर पीपल्स पार्टी पे उनके वज़रा, उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा या बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी हकीकी मैंडेट पे बैठी हुई है। और आज भी अगर पंजाब के जो हमारे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो लीडरान, आज भी अपने किसी भी एक सीट से इस्तीफ़ा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम भी तैयार बैठे, हमें भी अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा कि हमें आवाम ने चुन के ऊपर भेजा है और आप किस तरीके से बैकडोर से इक़्तिदार पे आए हैं। तो आपका ये नहीं बनती कि आप जो है वो तनकीद करें। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ कश्मीर में गए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रही है, तो क्या आप ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है कि जो वफाकी हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ की, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर असरअंदाज होगी? देखिए वो तो कोशिश तो कर रहे हैं ना। आज भी जो है इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद है, तो वो इंटरनेट सर्विस बंद है आवाम के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, और फेडरल गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है असरअंदाज होने के लिए। आज भी आप जाके देखें सारे के सारे सब कहाँ बैठे हैं। मैंने आपको कहा कि इस वक्त पंजाब में 17 लोग जो है वो मासूम जाने चली गई, लेकिन पूरी लीडरशिप इस उनकी आपको मरी में मिलेगी। आप सारे वफाकी वज़ीर मरी में बैठे हुए हैं, और आधे इनके वफाकी वज़ीर जो कश्मीर में बैठे हुए हैं। तो पूरी इस वक्त वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो वो कश्मीर में बैठी हुई है। और हुकूमत किस तरह बैठ सकती है? माजी में इलेक्शन कमीशन जो नोटिस भेजती थी खाली MNAs MPs के जाने पे, यहाँ पे उनकी चीफ मिनिस्टर बैठ के जलसे में खिताब कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, और वहाँ बैठ के ऐलानात कर रही है। तो यही इन्होंने गिलगित में भी कोशिश की, नाकाम हुई। इधर भी इंशाल्लाह ताला उनको बहुत बुरी तरीके नाकामी होगी। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो है वो वहाँ बैठकर कश्मीर के अवाम को क्या आज़ादी देंगे, क्या उनके हक के लिए बात करेंगे, या कश्मीर के अवाम के लिए ये क्या सहूलत दे सकेंगे, जो कि खुद एक जाली मैंडेट के जरिए बैठे हुए हैं। एक अक्रम का गैस, तेल, कोयला और बाकी मादनियात वो कौमी मिल्कियत है। गंदम जो पंजाब से निकलता है वो मतलब सिर्फ पंजाब का है, वो बाकी सूबों को नहीं मिलता। कर्जे जो पाकिस्तान के लिए जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर सीपे को 50 अरब से डॉलर से ज्यादा, वो 50% से ज्यादा तो पंजाब पर वो, लेकिन जो कर्ज की अदायगी है वो पूरी कौम, तो सिंध के भी लोग, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले पर क्या पीपल्स पार्टी आगे जाकर? देखिए पीपल्स पार्टी कभी खाली सूबायत की बात नहीं करती। हम ये कहते हैं कि पंजाब हमारा है, पीपल्स पार्टी का पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, सिंध हमारा है। हमारी नज़र में सारे सूबे यकसा हैं। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एज ए सिंध गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है।
लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एज ए सिंध गवर्नमेंट की जो शिकायत है कि आपने किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर सील कर दिया कि आप गंदम की तरसीलात को रोक रहे हैं, जो कि एक लेजिटिमेट नहीं है, गैर कानूनी गैर आइनी काम जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया है। जहाँ तक वसाइल की बात है, ठीक है, उस पर ज़रूरी तौर पर हमें अपने खदशात होते हैं, हम उन चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं कि जो अगर मोटरवेज़ की बात करते हैं तो सूबा सिंध में एक भी मोटरवे नहीं है, और मोटरवे तो फफवा की हुकूमत बनाती है, सूबाई हुकूमत नहीं बनाती। और मैं कह रहा हूँ जो पोर्ट हैं, पोर्टों की शुरुआत जो है, पोर्ट आपका कराची में है, पूरे पाकिस्तान में एक ही पोर्ट है, तो आपको जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। ये बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मोटरवेज बन रहे हैं जो कि वफाकी हुकूमत बनाती है, पंजाब हुकूमत ने नहीं बनाया, वफाकी हुकूमत बनाती है। और आपने जो है वो सिंध को जो है, सिंध के मोटरवेज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। ये इस पर हमारे एतराज़ात हैं, और वो एतराज़ हम लोग हमेशा राइटली हर फोरम पे वो उठाते रहेंगे। इसके बाद अवाम पे डाका डालने वाले उन्हीं के आप इत्तेहादी है विफाक में, या तो आप इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें या उनसे इत्तेहाद ख़त्म करें। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं भाई मेरे, हम इत्तेहादी नहीं हैं, ये बात मैं बहुत क्लियर बता दूं कि हम कोई इत्तेहादी नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कि पार्लियामेंट चलता रहे, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हमने सपोर्ट किया। हमने पहले पीटीआई को भी ऑफ़र की थी, पीटीआई ने मना कर दिया जब 2024 के इंतखाबात हुए थे, तो हम उनके किसी भी सूरत में उनके इत्तेहादी नहीं हैं। जी, ये इत्तलात आ रही है कि बानी पीटीआई रिहा हो रहे हैं, आप उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे आपके पास इत्तला आती होगी चांडी साहब, मेरे पास इत्तला नहीं है कि वो रिहा हो रहे नहीं हो रहे, और मैं मुतालबा क्यों करूँ? अगर आइन और कानून में उनके लिए गुंजाइश है तो भले रिहा हो जाए, नहीं है गुंजाइश तो उनको कोई ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता। शदीद साहब, गुटका मावा का आपने जिक्र किया, यकीनन अच्छा फैसला है, लेकिन ये सब जो है पुलिस की सरपरस्ती में होता है। कोई पुलिस को किस तरह इस पूरे कारोबार से, धंधे से इसको अलग करेंगे? देखिए जी, कोई भी इसमें शामिल होगा, मैं किसी एक को और सिर्फ मफरूज़ों पे बात नहीं करूँगा, कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, और गुटका मावा जो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। आपने साद रफ़ीक साहब की बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात की, बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे बात की, बड़े अफसोस की बात है। उनकी नज़र में जो उनके अजीम लीडर हैं वो जनरल ज़िया-उल-हक हैं, जिसकी पैदावार PMLN है। वो जनरल ज़िया-उल-हक के पैरोकार हैं, उनसे ज़ाहिर आप नहीं तस्वर कर सकते जो जनरल ज़िया-उल-हक का पैरोकार होगा वो शहीद भुट्टो की या शहीद बीबी की तारीफ़ करेगा। तो उनके बयानात को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। कौन से मंसूबे? अच्छा, खैर, मरेलावार इलेक्शन की बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। अब उसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। उन्होंने क्यों, मतलब पूरे क्या सोच के फैसला किया है, तो मैं उसका मुझे नहीं उसके बारे में कोई तफसीलात दे सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन के साथ कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी। जलालपुर कैनाल पे सिंध हुकूमत का एतराज सीसीआई में मौजूद था। जलालपुर कैनाल सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि जलालपुर कैनाल बन गया, सिंध हुकूमत के उस एतराज का क्या हुआ? उन्होंने तो बना दिया, पंजाब को जो करना होता है वो कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए, आपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये सवाल पूछा था, आप लोगों में किसी ने शायद आपने किसी ने पूछा था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका रिप्लाई दे दिया है कि
जहाँ पे भी सिंध हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं, सिंध हुकूमत जो भी मुश्तरका मफादात काउंसिल है वहाँ पे वो चीज़ें उठाएगी और उन पे उन तमाम चीज़ों को बहुत सख्त एहतजाज करेगी और पीपल्स सिंध हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उसूली मौक़िफ़ जो है उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। उसके लिए हम बड़े फर्म हैं और हमारी सोच है वो बिल्कुल इसमें निडर सोच है। उसमें भारत की आप बात करें जी, उसमें देखें जी, एक अवामी मूवमेंट शुरू हुई है और वो एक जज के रिमार्क से शुरू हुई और बाहर कोई शख्स बैठा था उसने उसको स्टार्ट किया और नरेंद्र मोदी के जो मुजालिम हैं और उसकी फाशिज़म है नरेंद्र मोदी का, उसके अगेंस्ट वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनका आईनी हक है और ये उनका इंटरनल मैटर है ये भारत का वैसे तो, लेकिन जो वहाँ पे इस हद तक उनका इंटरनल मैटर है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और कोई मूवमेंट चलाती है। लेकिन जहाँ पे जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे कत्ले आम है, कश्मीरियों के साथ मुजालिम है, सिखों के साथ मुजालिम है भारतीय हुकूमत के और मोदी सरकार की जो फैशिज़म है उसको हमने पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। और नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके पूरी दुनिया में बाहर जाने पे पाबंदी थी, इसको यूरोप में यूएसए में वो जा नहीं सकता था, वो एक मोस्ट वांटेड किस्म का शख्स था। वो जब बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर उसके लिए राय हमवार हुई, तो वो उसके लिए सबकी राय वही है कि वो फाशिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट है और उसकी जितनी भी उसकी पॉलिटिक्स रही है वो मुजालिम की रही है, तासुब परस्ती पे रही है। अच्छा, अगर यहाँ कोई तुलबाकी मूवमेंट चल जाए तो आप हिमायत करेंगे ऐसी? थैंक यू जी। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील नामे में इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सिंध में इस वक्त भी एक मोटरवे नहीं जो वफाकी हुकूमत ने बनाई हो। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबाइयत की बात नहीं की। पंजाब हमारा बड़ा भाई है मगर एक हुकूमत गंदम की तरसील कैसे रोक सकती है?